बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आजकल डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसमें अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रेलिवेंट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपने सेल्फ टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। आई होप के सेल्फ टेस्ट के तमाम तर क्वेश्चन आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अच्छा, अब बुक के हवाले से देखा जाए ना तो हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 से रेलिवेंट उन कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करें, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो जाएगा। जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। फार्मूलाज सेम है जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब फार्मूलाज में कोई फर्क नहीं है। फार्मूलाज हमारे बिल्कुल सेम सेम यूज होंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत वैल्यूज के अंदर फर्क है, कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिचुएशन कुछ और अंदाज से बताएं। जैसे कि मैं ये वाले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ अक्सर टाइमलाइन के ऊपर। मतलब टाइमलाइन से मुराद ये है कि जो भी टाइम ड्यूरेशन वगैरह होती है ना, मैं यहाँ पर बता दिया करता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट करते हैं ये होती है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, जीरो टाइम ड्यूरेशन, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग डिस्कशन करते रहे ना, वो सिंगल अमाउंट होती थी, सिंगल ही प्रिंसिपल अमाउंट होती थी, और उसको हम लोग फ्यूचर में कन्वर्ट कर देते थे। इवन के फ्यूचर की वैल्यू भी एक ही हुआ करती थी हमारे पास, और हम लोग जाकर इसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर देते थे। आज एडिशनल चीज ये है कि सिंगल अमाउंट नहीं है, मल्टीपल अमाउंट्स हैं। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपने देखा था कि अमाउंट तो सिंगल ही थी, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू थी चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट थी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट थे इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन। आज मैं बात कर रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है लेकिन अमाउंट्स डिफरेंट हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि यहां पर जीरो टाइम ड्यूरेशन, साथ में मैं इसकी इस सिचुएशन को पढ़ता भी जाऊंगा कि ये सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू इन 3 years। अब ये बात आपको याद होगी कि सेल्फ टेस्ट सॉल्व करते मैंने आपसे कहा था, जब कहते हैं ना अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू इन 3 years, इट मींस दैट कि थर्ड ईयर पर वो वैल्यू 5,000 रुपए है। तो मतलब थर्ड ईयर की वैल्यू 5,000 रुपीज, एंड एन अदर अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 ड्यू इन 8 years and rupees 7,000 ड्यू इन 10 years। अब सिचुएशन क्या है, मैंने साथ साथ ये कहा एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू इन 3 years एंड एन अदर अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000, मतलब इस 5,000 का 10,000 से कोई ताल्लुक नहीं है, इस 10,000 का 5 और 7,000 से कोई ताल्लुक नहीं है। तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट अमाउंट्स हैं। ये आप ऐसा समझ लें कि मैंने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लोन के तौर पर ली हुई है, मैंने किसी अमाउंट का लोन लिया, और जो मैंने उसको रिटर्न करना था ना वो रिटर्न में कर रहा हूं इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। इंस्टॉलमेंट्स इक्वल नहीं है और सेम टाइम ड्यूरेशन पर भी नहीं है। मेरा जो उनसे एग्रीमेंट हुआ वो कुछ इस अंदाज से हुआ कि भाई ये जो मैंने आपसे लोन लिया है ना, इसकी पहली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करूंगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और मैं आपको दूंगा 5,000 रुपए। दूसरी इंस्टॉलमेंट में आपको पे करूंगा एट द एंड ऑफ 8th ईयर, और आपको दूंगा 10,000 रुपए। और तीसरी इंस्टॉलमेंट में आपको पे करूंगा एट द एंड ऑफ 10th ईयर, और अमाउंट आपको पे करूंगा, तब जाकर मेरा सारा लोन सेटल हो जाएगा। लोन की अमाउंट सेटल हो जाएगी, जितना लोन लिया था वो वापसी हो जाएगा। और इस लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हम सपोज कर लेते हैं 10% पर एनम। तो जैसे ही मैंने लिखा 10% पर एनम एनुअल, इट मींस दैट कि सिंपल इंटरेस्ट है। अब मैंने आपसे पूछा ये सारी स्टोरी बताने के बाद, मैंने लोन कितना लिया था, मुझे बताएं, मैंने लोन कितना लिया।
या आपसे यही चीज इस तरह पूछी जा सकती है कि अगर ये सारी अमाउंट्स आप आज के दिन पे करना चाहो तो आप कितनी अमाउंट पे करोगे। अब अगर आप इन सब को ऐड करो तो ये टोटल आपके पास बनता है 22,000। अगर ये इंटरेस्ट फ्री लोन होता तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट, तो 22,000 ही आप जाके पे कर देते हैं, लेकिन इस पे तो इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से। तो ये जो 5,000 है ना, ये 5,000 तो थर्ड ईयर के एंड पे 5,000 बना, तो क्या इस 3 इयर्स का इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। इस 10,000 ये बना एट द एंड ऑफ 8th ईयर, तो क्या इस 8th ईयर के इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। और अगर आज आप उसको जाके पे करने जा रहे हो तो फ्यूचर पीरियड्स के इंटरेस्ट पे करोगे क्या। नहीं, तो लाजमी बात है आप उसे 22,000 तो नहीं देने वाले। आप उसे कहोगे कि भाई वो 5,000 तो 3 साल बाद की अमाउंट थी, आज की मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके दो ना कि आज कितनी अमाउंट हमारे पास बनेगी। सेम केस विद 10,000 एंड सेम केस विद 7,000। तो अगर दो किस्म की सिचुएशन या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, मतलब आपने लोन कितनी अमाउंट का लिया, या वो आपसे ये कह सकता है कि इन तमाम लोन्स को सेटल करने के लिए अगर आप सिंगल ट्रांजैक्शंस करना चाहो तो वो सिंगल ट्रांजैक्शन आज के दिन कितनी अमाउंट पे करोगे। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम सेम। आपने ये देखना है कि भाई आपने कौन सी डेट पर मौजूद है, आपने वैल्यू कौन सी डेट पर फाइंड करनी है। तो हम लोग कहां पे मौजूद हैं, जीरो टाइम ड्यूरेशन पर। और हमने ये देखना है कि आज के दिन सिंगल अमाउंट पे करूं और मेरे सारे फ्यूचर के लोन सेटल हो जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी इन तमाम फ्यूचर्स की ट्रांजैक्शंस को जीरो पर लेकर आ जाना है। ये तमाम फ्यूचर्स की आपकी ट्रांजैक्शंस जीरो पर पहुंच जाएंगे। तो मतलब हर एक अमाउंट के साथ अलग अलग डील करना है। अब जब इसको आप लेकर आएंगे तो बेसिकली आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं फाइंड कर रहे। अब 5,000 की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, 5,000 इंटू 1 + 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 5,000 पहुंच गया जीरो पर। क्या सिर्फ यही अमाउंट आपने पे करनी है, नहीं, आप इसमें ऐड करोगे अगली अमाउंट। अगली अमाउंट क्या है, 10,000 1 + मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर एंड प्लस 7,000 इंटू 1 + मल्टीप्लाइड बाय रेज टू पावर, और जाकर ये वैल्यू फाइंड कर लोगे, इज इक्वल टू अगर आज के दिन आप 12,902 रुपये पे कर दो, फ्यूचर के सारे लोन्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ऑलराइट, या यूं समझ लें कि आपने जो लोन लिया था वो 12,902 रुपये का था, जिसको पे करने के लिए आप 5,000, 10,000 और 7,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स पे कर रही हैं एट द रेट ऑफ 10%। एनी प्रॉब्लम। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा तो जहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट का ये डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई किया वहां पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 10% रेज पावर -3, यहां पर आ जाएगा -8, यहां पर आ जाएगा -10। तो आपके पास वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज में चेंज है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सब बच्चों को क्लियर। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करने लगा, इसी कॉन्सेप्ट को हमने चेंज किया। अभी हमने वैल्यू फाइंड की कि अगर हम आज के दिन वैल्यू पे करना चाहें तो हम क्या वैल्यू पे करेंगे, लेकिन सारी स्टोरी सुनाएगा आपको और आपसे कहेगा कि भाई अगर आप 5th ईयर पर अमाउंट पे करना चाहो तो आप लोग क्या अमाउंट पे करो। मतलब जो थर्ड ईयर पे 5,000 देना है ना, वो आपने थर्ड ईयर पे 5,000 पे नहीं किया, तभी तो वो आपको बता रहे हैं।
और आपसे वो ये कह रहे हैं कि भाई 5th ईयर में जाकर सिंगल ट्रांजैक्शंस करो, एक ही पेमेंट करो और अपने तीनों डेट्स को क्लियर कर दो। मतलब सारी स्टोरी उसने सुनाई। 3rd ईयर पे जब पहुंचा ना, तो उसने 5,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। जिसको इंस्टॉलमेंट पे की ना, उसे कहा कि यार अभी तो मेरे पास 5,000 नहीं है, लेकिन मैंने तो तुम्हें फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है। तो अगले ने कहा कि जब तुम 3rd ईयर के एंड पर मुझे 5,000 नहीं दे सकते, तो आगे की इंस्टॉलमेंट कैसे पे करोगे? तो हमने उसको तसल्ली दी। हमने उसे कहा कि भाई परेशान ना हो, आप हमें 2 साल का और टाइम ड्यूरेशन दें, और 5th ईयर पे जाकर मैं ना सिर्फ आपको ये वाले 5,000 बल्कि फ्यूचर वाली ट्रांजैक्शंस भी पे कर दूंगा। अब सिंगल ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने जाकर सारी अमाउंट पे कर देनी है। तो हमने ये बताना है कि 5th ईयर के एंड पर मैं कितनी अमाउंट पे करूं। अब आप देखें कि आप सबसे पहले ना अपनी डेस्टिनेशन देखें, आपने पहुंचना कहां पर है। आपने वैल्यू फाइंड कौन से टाइम ड्यूरेशन पर करनी है। तो कौन से टाइम ड्यूरेशन पर आपने वैल्यू फाइंड करनी है? 5th पर अपनी तमाम तर अमाउंट्स को 5th ईयर पे लेके चले जाओ, जहां पर आप खुद मौजूद हो। अपनी तमाम तर अमाउंट्स को 5th ईयर पे लेके चले जाओ। अब चाहे कोई उससे पहले है या कोई उससे बाद में है, भाई पहले है तो इसने आगे को मूव करना है, और बाद वाली अमाउंट्स ने इधर आ जाना है। अच्छा, आप देखिएगा, जो वैल्यू आगे जा रही है उस पे फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करो, और जो वैल्यूज पीछे आ रही हैं उन पे प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला अप्लाई कर दो, बस। अब आपने क्या करना है इधर, ये इसे कहा जाता है मैच्योरिटी डेट। इस वैल्यू को अब अगर आप लोगों ने फाइंड करना है, तो इस वैल्यू का आंसर हमारे पास कैसे आएगा? x इज इक्वल टू, हाँ जी, सबसे पहली अमाउंट इंटू 1 + 10%, हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय 2। भाई 3rd पर तो ऑलरेडी मौजूद था, 3rd से 5th तक जाने में से सिर्फ 2 साल का टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तो आपने ये वाला टाइम ड्यूरेशन लेना है। तो यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको रेज टू पावर -1 करने की जरूरत नहीं है, क्यों हम इसे आगे लेके जा रहे हैं, तो कंपाउंडिंग फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे। हाँ जी, बताएं जरा। हाँ जी, 8 से 5 पे लेकर आना है। अब टाइम ड्यूरेशन 8 नहीं लिखाना आप लोगों ने, 0 पे नहीं लेके जा रहा है इसको, 8 से 5 पर आना है। तो टाइम ड्यूरेशन कितना वापस आ रहे हैं? 3 ⁻1 प्लस 7,000 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 से 5 पे आ रही हैं, -1 वापसी आ रहे हैं तो नेगेटिव का साइन, एंड द वैल्यू इज 1652 1652। चेक कर लें बाकी लोग, क्या आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? सब बच्चों को क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर यही अमाउंट सेम सिचुएशन हमारे पास और हमने पे करनी हो अमाउंट 8th ईयर पर, तो मैं कितनी अमाउंट जाके पे करूं? शाबाश, ये बताएं मुझे। अब मैं आपसे कह रहा हूं 8th ईयर पर अगर ये मैंने अमाउंट पे करनी हो, तो 8th ईयर पर मैं टोटल कितनी अमाउंट जाकर पे करूंगा? हाँ जी, शाबाश, एक्स की वैल्यू बताएं, ट्राई करें। मैं बड़ी तीली और तू इतनी सी। अच्छा, अब सुने, अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ 8th ईयर। अच्छा, जब 8th ईयर पे जाएंगे, मैंने आपसे कहा कि सिंगल पेमेंट करो और सारा डेट क्लियर हो जाए। भाई 8th ईयर पर जैसे गए हो, जो अमाउंट उस दिन देनी है वो तो दो ना।
और इसके ऊपर कोई कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग कुछ नहीं लगना था, वो ऑलरेडी उस जगह पे मौजूद है। वो 10, अब आप में से अक्सर लोग ऐसे हैं वो 10,000 नहीं पे कर रहे हैं, आप लोग जाकर उसको ये 5,000 भी पे कर रहे हो, आप जाकर इसको ये 7,000 भी पे कर रहे हो, लेकिन उस दिन का 10,000 पे नहीं पे कर रहे हैं। तो वो 10,000 पे भी तो पे करो। 10,000 प्लस, अब आ जाओगे 5,000 इंटू 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 3 से 8 पर गए तो अब ये आगे को जा रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग फैक्टर लगेगा, प्लस 7,000 1 प्लस multiplied by and the value is ओके। अच्छा, हालांकि वो फिर अगर सपोज 10% लगा भी दिया था तो टाइम ड्यूरेशन को 0 रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0 कर देते ना, टाइम ड्यूरेशन तो था ही नहीं ना, 8 पर जाना था, 8 पर ही मौजूद है, टाइम ड्यूरेशन 0, 1 नहीं रखना चाहिए था। वो इसलिए 24,000 बन रहे, और जो 13,000 आंसर बता रहे थे वो 10,000 को ऐड नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका 13,000 आ रहा था आंसर। आई होप कि सब बच्चों को समझ आ गई है। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है सेम सिचुएशन सेम सिनेरियो, लेकिन सिर्फ यहां पर आपको बता दिया गया कि जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो एट द एंड ऑफ 12th ईयर पे जाके करनी है। जल्दी से फाइंड करें। और ये जो सेकंड अमाउंट थी ये आप लोगों ने मुझे गलत लिखवाई थी, ये करेक्ट अमाउंट है हमारे पास 18,358। ये गलत लिखवाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले, अब आप लोग 12th ईयर के एंड पर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके दें। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, अब तमाम वैल्यूज की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और वो हमारे पास आ रही है 5,000 इंटू 1 प्लस, अच्छा टाइम ड्यूरेशन के लिए ख्याल रखना है 3 इयर्स को 12 पे लेके जाना है, तो 9 इयर्स प्लस 1 प्लस 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 को 12 पे लेके गए, प्लस 7,000 1 प्लस 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं 2, एंड आंसर इज 31,009। ये इसकी वैल्यूज आ गई। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों को ठीक से समझ आ गया। चले, शाबाश, गुड। नेक्स्ट चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सुने। एक और ये हम लोगों ने टाइमलाइन बनाई, बात सुनिएगा। अच्छा, सेम सिचुएशन अभी लेके चलते, एक और कॉन्सेप्ट उसी में, सेम सिचुएशन। आप लोगों को ये वाला आंसर उसने बता दिया, ये सेम सेम 5,000 ड्यू इन 3 इयर्स, 10,000 ड्यू इन 8 इयर्स, 7,000 ड्यू इन 10 इयर्स, ये क्वेश्चन था। और इससे पहले अगर आप लोग देखें तो आपको वो टाइम ड्यूरेशन बता देता था, इस टाइम पर मुझे वैल्यू बताओ, टाइम ड्यूरेशन बता देता था, वैल्यू आप बताते थे। अब उसने कहा है कि भाई मैंने ना ये वाले लोन सेट ऑफ करने हैं, लेकिन इन लोन्स को सेट ऑफ करने के लिए मैं जो सिंगल अमाउंट सिंगल पेमेंट कर सकता हूं वो है 15,000 रुपए की। मैं 15,000 रुपए की पेमेंट करूंगा, आप लोग मुझे बताओ कि कब करूं, टाइम आपने बताना है। इससे पहले वो टाइम बताता था,
हम उसे वैल्यू बताते थे। अब क्या डिफरेंस आया है कि उसने वैल्यू बता दी है कि भाई ये लोन सेट ऑफ करने हैं, मैं जो सिंगल अमाउंट पे कर सकता हूं मैं 15,000 और करूंगा भी 15,000। आप मुझे ये बताओ कि 15,000 करूं कब। अब आपने उसको इस चीज का आंसर करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने सबसे पहले अपने तमाम तर लोन्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आपने ये देखना है कि अगर हम इसको यहां पर पे करना चाहें तो हम कितनी अमाउंट पे करेंगे। तो ये पहला स्टेप है इसका। पहला स्टेप, आपने उसके तमाम तर लोन्स की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेनी है कि भाई अगर आज तुम पे करो तो आज तुम कितनी अमाउंट पे करोगे। 12,902 रुपीज पे करोगे। हमने पहला स्टेप कर लिया है। उसने कहा भाई मैंने 12,902 रुपीज पे नहीं करना, मैंने 15,000 रुपये पे करने हैं, बताओ कब करूं। तो अब ये 12,902 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। जो अमाउंट वो पे करना चाह रहा है वो फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है और जाकर हम लोग टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर लेंगे। मतलब एक और स्टेप आप लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों ने उन तमाम लोन की अमाउंट्स की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर आज के दिन वो पे करना चाहे तो वो ये वाली अमाउंट पे करेगा। इस अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर कर लेना। जो अमाउंट वो पे करना चाह रहे हैं उसको आप लोगों ने जाकर फ्यूचर की वैल्यू कंसीडर करना है। सपोज के वो 15,000 पे करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे 15,000 लिख दिया, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आज पे करता तो कितनी अमाउंट पे करता, इनटू 1+10% एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहां से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। देन टी इज इक्वल टू 15,000 is equal to 12902 into 1+10% multiplied by time is equal to 1.62। अच्छा, मतलब अगर इस तरह का आंसर हो तो आप 1.63 ईयर्स कर सकते हैं। उसने कहा कि भाई ये मुझे समझ नहीं है तुम क्या कहना चाह रहे हो 1.63 ईयर्स। तो मतलब ये बात तो कंफर्म है कि एक साल से तो ज्यादा का टाइम ड्यूरेशन है ना। हम उसे कहेंगे 1 ईयर। अच्छा, आगे अब हम उसकी जो भी टाइम ड्यूरेशन था इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इन मंथ्स। अब ये कैसे कन्वर्जन होगी इसकी, 1 पॉइंट से पहले जो भी था वो ईयर्स था, वो हमने नोट कर लिया। अब हमने सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को उठाना है और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को उठाएं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.6261। ऐसे ही था ना, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये ईयर्स थे और एक साल में 12 महीने, मल्टीप्लाइड बाय 12। तो देखो 7.5 मंथ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप यहां पे लिखें 7 मंथ, फिर पॉइंट से पहले आ गए मंथ, ये आप माइनस कर दो इसमें से, बाकी वैल्यू जो आपके पास बच जाती है इसको मल्टीप्लाइड बाय 30। एक महीना है ना ये, 360 ईयर्स नहीं है, 1 मंथ है ये। मल्टीप्लाइड बाय 30, एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो कितने डेज आ जाएंगे आप लोगों के पास, 15 पॉइंट समथिंग, तो मतलब 16 डेज। क्या आप उसे ये कह रहे हो कि भाई अगर आप 15,000 पे करना चाह रहे हो तो 1 साल 7 महीने और 16 दिन पर जाकर पेमेंट कर देना, तो तब तुम्हारे लोन की टोटल अमाउंट 15,000 पे होगी। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? किसी को प्रॉब्लम? चलें, अब चलते हैं जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। किसी को इश्यू है इस बात में? यस सर। क्या डेज डेज, क्या मंथ्स में कन्वर्ट हो चुका 7 पॉइंट समथिंग, 7.5 समथिंग, 7 मंथ्स हैं। उसके बाद जो 0.51 समथिंग था ना वो मंथ्स हैं जिसको डेज में कन्वर्ट करना है।
तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो उनको मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दो, तो आपके पास 15 डेज, मतलब पॉइंट समथिंग था, तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके 16th डे कर दिया। ऑल राइट, सबसे पहले इसमें से ये जो भी ईयर्स थे ना, इसमें से आप लोगों ने 1 माइनस किया, तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ गया 0.6261। अब भाई ये भी ईयर्स ही हैं, इनको कन्वर्ट करोगे, अब ये ईयर्स हैं, मंथ में कन्वर्ट करोगे तो एक साल में 12 महीने, तो आपके पास आंसर आ रहा था 7.51, इस तरह की कोई वैल्यू आपके पास आ रही थी, 5132। अब ये आपके पास मंथ्स आ गए, उसमें से जो कंप्लीट मंथ्स हैं वो माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग अमाउंट बच गई 0.5132। अब ये भी मंथ्स हैं, मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है, तो एक महीने में कितने दिन होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 30 किया, तो यहां से मुझे आंसर मिल गया 16 डे का, और ये जाके मैंने रिकॉर्ड कर दिया 1 ईयर 7 मंथ 16 डेज। एनी प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तैयार हैं? चले ये देखिए जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आया जीरो टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, डाटा सेम उठा लेते हैं, किसी को एतराज नहीं? अगर है तो खुद पे कर दो। 3 इयर्स में 5000, 8th ईयर में 10,000 एंड 10th ईयर में 7,000। अच्छा भाई, इससे पहले आप लोग जो भी अपना लोन सेट कर रहे थे ना, सेटल कर रहे थे, वो सिंगल पेमेंट में कर रहे थे, सिंगल इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे थे। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि इंस्टॉलमेंट 2 कर दिया आपने, आप सिंगल इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करने जाओगे, आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे। अब इवन के एक्चुअल क्या था, 3 इंस्टॉलमेंट एट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, आपने एक तो इंस्टॉलमेंट जाके 2 पे करनी है, दूसरा डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पर, और वो टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वो आपसे कह सकते हैं कि भाई मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा आज, और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा 6th ईयर फ्रॉम नाउ। अच्छा, अब वो इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की भी हो सकती हैं और अनइक्वल अमाउंट की भी हो सकती हैं। अगर वो कहता है इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, आपने दोनों को एक्सपोज कर लेना। अब देखो दोनों इक्वल ना हो गई, दोनों ही एक्स हैं, तो दोनों इक्वल अमाउंट्स हो गई। अदरवाइज वो आपसे कह देगा, जो भी रिलेशनशिप होगा, कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, या सेकंड इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, सेकंड इंस्टॉलमेंट इज 2000 ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, इस तरह की कोई ना कोई बात कर देगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, किसी एक इंस्टॉलमेंट को तो एक्सपोज कर लिया। सपोज अगर वो आपसे कहता है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट एक्स है, तो सेकंड हो जाएगी 2x। अगर आपसे कहते हैं फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, तो सेकंड को x सपोज कर लेना, और फर्स्ट वाली 2x हो जाएगी। अगर आपसे कहते हैं सेकंड इज 2000 मोर देन द फर्स्ट वन, तो फिर फर्स्ट को x और सेकंड वन x प्लस 2000 हो जाएगी। गॉट इट? जो रिलेशनशिप कहे आपने उसके मुताबिक चले जाना है। मोस्टली ऐसा होता है कि आपसे कहता है इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो आप लोग दोनों को जाकर x सपोज कर लोगे। बात क्लियर? अच्छा, जब 2 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स आ गई, तो आपके लिए मंजिल 2 हो चुकी है। लेकिन अब ऐसी जब एक थी तो आपको पता था कि आपने इधर ही पहुंचना है, लेकिन अब यहां पर देखें तो आपके पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आपने कहां पर जाना है, तो आपको क्वेश्चन में बताएगा द मैच्योरिटी डेट इज नाउ, या जीरो टाइम ड्यूरेशन, या आपसे कह देगा द मैच्योरिटी डेट इज 6 ईयर्स। तो जो मैच्योरिटी डेट कहे आपने तमाम अमाउंट्स को उधर ही लेकर जाना है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? एनी प्रॉब्लम? और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो,
तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है आपने सबको उधर ही लेकर आना। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने सबको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे लेकर आ जाना है, जहां पर आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखिएगा कि भाई यहां पर जो हम लोग इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास आती है टोटल पेमेंट इज इक्वल टू टोटल डेट। टोटल पेमेंट इज इक्वल टू टोटल डेट। भाई अगर मैंने 10,000 रुपए का कर्जा लिया हुआ है तो उसको सेटल करने के लिए भी तो 10,000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे ना। तो टोटल पेमेंट टोटल डेट की अमाउंट के इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, प्रीवियस भी मैं यही कुछ ही कर रहा था कि टोटल पेमेंट इज इक्वल टू टोटल डेट। हाँ, ये अलग बात है, पेमेंट सिर्फ एक ही थी तो मैं उसको जाकर एक्स कंसीडर करता था और मैं जाकर एक्स इज इक्वल टू आगे टोटल डेट कर देता था। अब यहां पर क्या है कि मेरे पास दो पेमेंट्स हैं, आपने अपनी पेमेंट्स को भी सेम टाइम ड्यूरेशन पर लेकर आना है। मतलब तमाम तर अमाउंट्स, चाहे वो आपकी पेमेंट्स हैं चाहे वो आपके डेट्स हैं, एक ही पॉइंट पर आएंगे। अब इन तमाम में अगर देखें तो दो आपकी पेमेंट्स हैं, उनमें से एक पेमेंट तो ऑलरेडी अपनी वैल्यू पे मौजूद है, जीरो टाइम ड्यूरेशन, एक्स की जगह पर एक्स ही आ जाए। गॉट इट? लेकिन क्या आप सिर्फ यही पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, तो इसके साथ ऐड करोगे अपनी दूसरी पेमेंट। दूसरी पेमेंट कितनी है? एक्स पेमेंट, डेट नहीं। पेमेंट्स को अलग करना है, डेट को अलग करना है। तो 5,000 तो मेरा डेट डेट है, मुझ पे कर्ज है। मैं पे कौन कौन सी अमाउंट्स कर रहा हूं? मैं जीरो टाइम ड्यूरेशन पे एक्स पे कर रहा हूं और मैं 6 ईयर पर भी एक्स पे कर रहा हूं। मैं इन दोनों को इकट्ठा करूंगा कि मैं टोटल पेमेंट कितनी कर रहा हूं। गॉट इट? लेकिन वो एक्स तो 6 साल के बाद है, तो क्या आज भी उसकी वैल्यू एक्स ही होगी? नहीं, तो उसके ऊपर भी डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे। 1 + 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज टू पावर। अब ये टोटल आपकी पेमेंट्स होगी। मेरी बात समझ आ गई है? इससे पहले सिंगल आप लोगों की पेमेंट थी, सिंगल इंस्टॉलमेंट्स थी, अब आपकी दो इंस्टॉलमेंट्स हो गई। तो दोनों इंस्टॉलमेंट्स को एक साइड पर लेकर आ जाओ। उनमें से एक इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद होगी, उसके साथ कोई कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्लस करोगे दूसरी इंस्टॉलमेंट, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट के साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओगे जीरो पर लाने के लिए, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से दोनों अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एनी प्रॉब्लम? अब इसको इक्वल टू कर दो। अब डेट पर आ जाओ और डेट को जीरो पर लेकर आओ। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 5,000 इंटू 1 + 10%, हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय रेज टू पावर -1, फिर इसी तरह से प्लस 10,000 इंटू ऑलराइट। अच्छा, इतनी बड़ी इक्वेशंस आपके ना कैलकुलेटर पे नहीं आने वाली, ये आउट ऑफ रेंज हो जाएंगी। जैसे ही आप इसको पुट करना शुरू करोगे, हो सकता है 10,000 वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख रहे हो और उसके बाद एक बॉक्स सा बनना शुरू हो जाएगा। तो मतलब आप कैलकुलेटर की रेंज से बाहर हो गए हैं, तो आंसर गलत आने के चांसेस हैं। ऐसी सिचुएशन में आप इसकी राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लो, मतलब इसको टू पार्ट्स में जरा डिवाइड कर लो ना। क्या आप देखो, राइट हैंड साइड पे तो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है ना, आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आप जाओगे राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करोगे। तो राइट हैंड साइड को पहले हम लोगों ने वैसे ही सॉल्व करके रखा हुआ है, उसके प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों ने फाइंड की हुई है, विच इज इक्वल टू 12,990। अभी भी अगर किसी ने ट्राई किया हो तो यही आंसर आ रहा होगा। ऑलराइट, अब ये इक्वेशन बन गई है। अब ये वाली इक्वेशन आपके कैलकुलेटर पे कंप्लीट आ जाएगी।
और वहां से मिलेगी आपको एक्स की वैल्यू, देन एक्स इज इक्वल टू जी 7939.5, ये आपके पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी इसी अमाउंट की पे कर दो और सेकंड भी इसी अमाउंट की पे कर दो, तो आपका टोटल डेट सेट ऑफ हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? एक नजर फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, इसके सोल्यूशन को खुद से ही। और यहाँ पर ये हमारे पास 10,000 की अमाउंट थी, 10,000 के साथ ही ये करेक्ट आंसर आता है। अच्छा फिर से सुन लें कि भाई आपने लोन पे करना था, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स पे करनी थी। आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ये था कि आप 3,000 रुपीज पे 5,000 रुपीज पे करेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 10,000 रुपीज पे करेंगे एट द एंड ऑफ एट्थ ईयर एंड 7,000 रुपीज पे करेंगे एट द एंड ऑफ 10th ईयर। ये आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में आपकी नीयत खराब हो गई, आपने कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड कर दिया। किस तरह से कि आप दोबारा से गए उस पर्सन के पास जिससे आपने लोन लिया हुआ था, जिसको आप लोगों ने पैसे देने थे, और आपने उसके साथ एक न्यू एग्रीमेंट किया। और न्यू एग्रीमेंट क्या किया, आपने उसको अपने साथ बिठाया, उसको समझाया कि भाई अल्लाह के बंदे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़, न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। मैं ना तुम्हें सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा और इक्वल अमाउंट की करूंगा। पहली इंस्टॉलमेंट मैं तुम्हें आज देता हूँ और दूसरी इंस्टॉलमेंट आज से तुम्हें 6 साल के बाद दूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने इंस्टॉलमेंट चाहिए। ये था बेसिकली हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ गया? अब जब हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए देखो भाई, हमेशा टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट होना चाहिए। और आपने जितनी अमाउंट किसी से लोन के तौर पर ली हुई है तो वापस भी तो उतनी ही करनी चाहिए। अब अगर इंटरेस्ट का एलिमेंट लोन की अमाउंट पर है तो आपके पैसे भी तो कोई हराम के नहीं है, उस पर भी तो फिर इंटरेस्ट का एलिमेंट आएगा। अब आपने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में कि अपनी पहले देखें पूरे क्वेश्चन में आपकी पेमेंट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखो, तो मेरी एक पेमेंट तो है जीरो टाइम ड्यूरेशन पर, जिसे मैंने एक्स कह दिया। तो आपने तमाम तर अमाउंट्स को ना जीरो टाइम ड्यूरेशन मैच्योरिटी डेट पर लेकर आना है। क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, और अगर ना बताया जाए तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट होगी ना, वो मैच्योरिटी डेट है। बस आपने अपनी तमाम तर रिश्तेदारों को ना उधर बुला लेना है कि आ जाओ भाई सारे, पार्टी हो रही है। ओके, तो भाई आप मेजबान हैं, जीरो टाइम ड्यूरेशन पर मौजूद हैं, आप बिल्कुल वैसे की वैसी हालत में रहेंगे। देखो भाई, जो मेहमान आता है ना वो बंद संवर के आता है, जो मेहमान होता है ना, वो मेजबान होता है, वो तो वैसे ही खड़ा हुआ होता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो एक्स को एक्स ही रहने दो, इसके साथ कोई कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। मीन्स दैट कि भाई आपने अगर किसी को इनवाइट किया है तो आप अपने घर से ना भाग जाओ, आप तो अपने घर में ठहरो ना, दूसरों को आने दो। क्लियर? आप एक्स एज इट इज रहोगे। अपनी टोटल पेमेंट्स को इक्वल टू टोटल डेट कर देना है और आप लोगों के पास इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट आ जाएंगी। ये कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास कॉन्सेप्ट थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।